देखो हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं, देखो तुम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, राइट। तो क्वेश्चन कम्स टू सर ये अकाउंटेंसी होता क्या है। अकाउंटेंसी बेसिकली क्या है, जैसे सपोज कर लो मैं बोल रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है, वाई क्यों समझ में आ रहा है, बिकॉज लैंग्वेज समझ में आ रहा है तुम्हें, राइट। यू नो द लैंग्वेज, दैट इज वाई तुम समझ पा रहे हो। अकाउंटेंसी इज नथिंग, इट इज अ लैंग्वेज। किसका लैंग्वेज है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू आप जो भी वर्क करते हो, जो बिजनेस जो वर्क करता है वो आपको समझ में आता है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये बिजनेस क्या होता है, वही सारी चीजें समझेंगे आज अपन। सबसे पहले आ जाओ, लिख लो कुछ कुछ पॉइंट ना, खाली मैं लिख के रखा हूं उसको नोट डाउन करना और अंदर का मैटर लिखते जाएंगे। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी इज व्हाट, अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी इज नथिंग, इट इज सिंपली लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज होती है और कुछ नहीं है अकाउंटेंसी। तो अब अपने समझेंगे सर बिजनेस क्या होता है, एक्चुअली में इसमें करते क्या है, इन सब चीजों को समझना है। तो अभी हम लोग इतना ही समझे कि अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। नाउ क्वेश्चन कम्स टू, देख हम दो फोटो दिया है, ठीक है, एक मेरा ही फोटो है जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि सपोज कर लो मैंने प्लान किया कि चलो एक बिजनेस प्लान करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस प्लान करते हैं, तो मैं जो हूं एक सिंगल पर्सन हूं, मैंने बिजनेस प्लान किया। बिजनेस का मतलब क्या होता है, हम किसी ऐसी एक्टिविटी में बिजी रहेंगे जो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा देता जाएगा एवरी टाइम, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया, तो मेरे को और मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान किया। मतलब ये मेरा बिजनेस है जिसका नाम सपोज कर लो मैंने रख दिया, आजा जल्दी से आजा, ABC एंड को, एक नाम दिया मैंने। और मैं कौन हूं, मैं राजेश नांगलिया हूं। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने जब ऐसा सोचा तो मैंने बोला चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक आइडिया चाहिए कि करना क्या है। तो मैंने सोचा चलो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस गुड्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो सोचने से तो नहीं होगा, पैसा चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जब भी अपने बिजनेस करते हैं ना, तो बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं खुद अपने बेसिस पे ही काम करता रहूं तो मेरे को प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस का मतलब सबसे पहले जैसे ही तुम्हारे दिमाग में बिजनेस आएगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, मतलब समथिंग एक्स्ट्रा। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा घर का भी तो वर्क है और तुम्हारा कुछ तुम बिजनेस करना चाह रहे हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जैसे बेसिकली अपना घर है, जैसे मेरा ये कोचिंग सेंटर है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा घर भी तो है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। वैसे ही क्या होता है, मैं एज अ ओनर, मैं बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस को क्या दूंगा, एक नाम दूंगा। और जब उसको नाम दूंगा तो वो नाम जो होगा ना वो क्या बन जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कौन हूं, आई एम द ओनर, ओनर, जो ओनर मतलब मैं इस बिजनेस को ओन करता हूं। और मैंने इसको एक नाम दिया ABC एंड कंपनी। ये क्या है, ये मेरा एक बिजनेस है, इसको मैं बोलूंगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज माय बिजनेस। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये ओनर है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या हुआ कि मैं एक पर्सन हूं, एक नेचुरल पर्सन हूं। मैंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट किया, जो आर्टिफिशियल पर्सन मेरे लिए क्या काम करेगा, काम करेगा। और काम करेगा मतलब अल्टीमेटली मेरे को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पता है, बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एन आर्टिफिशियल person who works for owner and helps him in earning profit। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। वाई आर्टिफिशियल पर्सन, इसको सर्दी खांसी नहीं होगा, बिल्डिंग को सर्दी खांसी होगा क्या, नहीं होगा ना, ठीक है, बुखार नहीं होगा, ये आर्टिफिशियल पर्सन है और मैं नेचुरल पर्सन हूं। तो मैं बेसिकली सिंस मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, दैट इज व्हाई आई एम द ओनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे ओनर बोला जाएगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए मुझे उसमें पैसा लगाना पड़ा होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरी तरफ से यहां कुछ पैसा लगा होगा, और ये जो पैसा लगा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब ओनर अपने बिजनेस को कुछ रुपया देता है, ये भी पर्सन है ना, सपोज कर लो हर्षिता एक पर्सन है, मैं एक पर्सन हूं।
मैं बेसिकली क्या हूं, बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने इसको क्या किया, कुछ रुपया दिया, हर्षिता तुमको ये काम करना है। तो जब ओनर बिजनेस को कुछ पैसा देता है तो उसे क्या बोला जाता है पता है, दैट इज टर्म्ड एज अ कैपिटल। यहाँ पे बहुत सारे टर्म भी सीखने होंगे तुम्हें, जो धीरे धीरे करके मैं सिखाऊंगा। ओनर ऑफ द बिजनेस जब बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है, दैट इज नोन एज द कैपिटल। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट मैं इसे दूंगा, से फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे ₹10 लाख दिया, तो इसे क्या बोला जाता है, कैपिटल। अब बिजनेस क्या होगा, इस पैसों को लेके काम करेगा, काम एक्चुअली में मैं ही करूंगा, आर्टिफिशियल तो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन क्या होगा ना, मैं अलग नाम से दिखाऊंगा कि ये एक नाम है जो मेरे लिए काम कर रहा है। उससे क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या चीज का, मेरी घर की चीजें अलग रहेगी। मैंने घर के लिए एक एसी खरीदा, ठीक है, तो वो घर का है, और मैंने ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए एक एसी खरीदा, तो दिखना चाहिए ना अलग अलग, ये घर का एसी है, बिजनेस का एसी है। तो बस उसी के लिए अलग से एक नाम देके एक आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट किया जाता है। वो आर्टिफिशियल पर्सन तुम्हारे लिए काम करता है, काम तुम ही करते हो, लेकिन बुक्स में दिखाया जाता है कि वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है और तुमको प्रॉफिट कमा के दे, राइट। तो अब बेसिकली क्या हुआ, आई एम द ओनर, मैंने बिजनेस को पैसा दिया, दैट इज अ कैपिटल। अब बिजनेस जब चलेगा, काम करते रहेंगे, तो बिजनेस से पैसा निकालेंगे भी ना। तो बिजनेस से जब पैसा निकालेंगे तो उसको क्या बोला जाता है पता है, ओनर ऑफ द बिजनेस जब बिजनेस को पैसा देता है, दैट इज नोन एज द कैपिटल। और अगर बिजनेस से पैसा ले लेता है तो दैट इज नोन एज द, हर्षिता बताएगी, ड्रॉइंग्स। ओनर जब बिजनेस को पैसा देता है, दैट इज नोन एज द कैपिटल, एंड ओनर जब बिजनेस से पैसा लेता है उसे क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग्स। ये दो टर्म याद रखना, अभी हम लोग इतना ही समझे। ओनर ऑफ द बिजनेस जब बिजनेस को पैसा देता है, दैट इज नोन एज द कैपिटल। जो बिजनेस से पैसा लेता है, दैट इज नोन एज द ड्रॉइंग्स। क्लियर। और ये सब अपने पूरा लिखेंगे भी प्रॉपरली। अभी जस्ट तुम लोग को आज की क्लास में एक इंट्रो दे रहा हूं, क्या होता है ये सब, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोग नॉर्मल सा कंसेप्ट समझे कि राजेश नांगलिया इज द ओनर ऑफ द एबीसीएन कंपनी। एबीसीएन कंपनी कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे किसने फॉर्म किया, राजेश नांगलिया ने फॉर्म किया। किस लिए फॉर्म किया, प्रॉफिट अर्न करने के लिए फॉर्म किया। वो सारे बिजनेस एक्टिविटीज के नाम से करेंगे। जैसे आज मोदी जी है, ठीक है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, बीजेपी के अंडर में, बीजेपी एक बैनर है ना, उसके अंडर में काम कर रहे हैं ना। ममता बनर्जी टीएमसी बैनर के अंदर में काम कर रही है। तो अलग अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया जाता है, वही काम मैंने किया, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं, सर ये तो हो गया, बिजनेस में कैपिटल लगा के आपने किया क्या, क्यों कैपिटल लगाया आपने। मेरे को प्रॉफिट कमाना है, तो मेरे को जब प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बिजनेस को मैंने 10 लाख दे दिया ना, मैंने बोला एक काम करो, अब बिजनेस स्टार्ट करो। तो बिजनेस स्टार्ट करो, उसके लिए क्या होगा, हम लोग सबसे पहले कुछ खर्चे करेंगे, कुछ गुड्स खरीदेंगे, उसको बेचेंगे। से फॉर एग्जाम्पल वंशिका क्या की, ऐसा कैलकुलेटर खरीदी 100 रुपया में, 150 रुपया में बेच, तो इससे क्या हुआ, 50 रुपया एक्स्ट्रा आया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रॉफिट। ऐसा ये बार बार करने लगी, तो ऐसे कर 5,000 कैलकुलेटर खरीदी 100 रुपया में, 5,000 कैलकुलेटर 150 रुपया में बेच दी, तो 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ ना। 5,000 कैलकुलेटर में हुआ ना, तो 5,000 इंटू 50 इसका प्रॉफिट हो गया। यही सब काम अपने को समझना है, अकाउंट में और कुछ नहीं समझना है, बस यही समझना है प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग उसी में आते हैं, ये जो 10 लाख का कैपिटल दिया गया ना, अब हम लोग मूव करते हैं, इससे बिजनेस करेगा क्या। चलो कुछ इंफॉर्मेशन और लिखो। बिजनेस क्या कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, एक्टिविटीज। और जो एक्टिविटीज है वो क्या क्या है, उसने, बिजनेस ने गुड्स खरीदा, परचेज्ड गुड्स, गुड्स खरीदा, से फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का। गुड्स क्या होता है पता है, जिस प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं, राइट। जैसे सपोज कर लो, अपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो, मतलब जिसको आप खरीदते और बेचते हो, उस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। तो आपने गुड्स परचेस किया 5 लाख का, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें से गुड्स कुछ बेच दिया, सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,90,000। कुछ गुड्स आपके पास अनसोल्ड पड़ा रह गया, अनसोल्ड गुड्स। क्या करते हैं बिजनेस में, मैं ये समझाने वाला हूं। कुछ अनसोल्ड गुड्स पड़ा रह गया, दैट वाज ऑफ ₹2,10,000।
मतलब आपने क्या किया, गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, कुछ बचा रह गया, ठीक है। अब कुछ आपने, जैसे सपोज करो आपने एक प्लेस ले रखा, अब उस प्लेस का रेंट देना पड़ रहा था, तो रेंट आपके लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। तो आपने रेंट पे किया, रेंट पेड रुपीज 80,000, सैलरी पेड रुपीज 30,000, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रुपीज 20,000। इतनी सी इन्फॉर्मेशन। क्लास था तेरा 11th का, 11th का क्लास करने आए हो, आओ तो 6 बजे से था। तो देखो मैंने क्या किया, एक्टिविटीज दी कि अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था ना, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एक्टिविटीज की। क्या एक्टिविटीज की, उसने गुड्स खरीदा, उसने गुड्स बेच दिया, उसके साथ कुछ गुड्स बचा रह गया। जैसे मैंने बोला था ना, वंशिका ने कैलकुलेटर खरीदा बहुत सारा, 5,000 कैलकुलेटर खरीदा, 4,000 कैलकुलेटर इसने बेच दिया, 1,000 कैलकुलेटर बचे रह गए ना, दैट इज अनसोल्ड। तो अब क्वेश्चन ये आता है, लेकिन ये जो बिजनेस की 5,000 कैलकुलेटर लाके रखा गया, जहां पे एक ऑफिस स्पेस ले ली थी, वहीं से बेच रही थी, दुकान खोल ली थी तो वहीं से बेच रही है, तो उस जगह का रेंट था, वहां लाइट जल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, और उसके अलावा क्या हुआ, एक स्टाफ रखा गया था, उसका सैलरी है। ये सब ट्रांजेक्शन हुए। तो अब बिजनेस क्या करता है, मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं। देखो इसके बेसिस पे अपने यही समझ रहे हैं कि बिजनेस क्या कर रहा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। हर इंसान कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। बेसिकली क्या हुआ, तुम लोग अगर सपोज कर लो घर से आ रहा है, तो कहीं किसी न किसी कन्वेंस, मोड ऑफ कन्वेंस से आया होगा, तो जब आया होगा तो क्या वहां पे कुछ अमाउंट नहीं पे करना पड़ा था, पे करना पड़ा, दैट इज व्हाट, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, राइट। तो बेसिकली कोई पर्सन सैलरी अर्न करता है, कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है। जैसे सपोज करो तुम्हारे पेरेंट्स है, अगर जॉब करते होंगे तो उनको सैलरी मिल रही है, तो सैलरी मिलने के बाद क्या किया जाता है, बहुत सारा काम करते हैं, घर के लिए कुछ सामान खरीदे, रोज डेली कुछ वेजिटेबल्स खरीदते हो, ये सब क्या है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी ही तो है। तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो होती है ना, दैट आर बेसिकली इन अकाउंटिंग लैंग्वेज टर्म्ड एज अ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस होते हैं, और उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहा है, कुछ खर्चे कर रहा है, और इसके पीछे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, जो प्रॉफिट कमाना है, राइट। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज प्रॉफिट, इंटेंशन प्रॉफिट का ही रहता है, एक्सीडेंटली लॉस हो जाता है, लॉस भी हो सकता है, बट वो एक्सीडेंट होता है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के पीछे मोटिव क्या रहता है, भाई मेरे को बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, जरूरी अच्छा मार्क्स ही आता है, नहीं आता है, और आता भी है, डिपेंड्स। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा एफर्ट तो यही रहता है कि हमें प्रॉफिट करना है, बट लॉस भी हो सकता है, दैट इज एक्सीडेंट। अब क्वेश्चन ये आता है, ये क्या, इसमें जो एक्टिविटीज हुई उसमें मेरा मोटिव क्या था, बिजनेस का मोटिव होता प्रॉफिट, बिजनेस मतलब होता प्रॉफिट। तो क्वेश्चन कम टू मेरा मोटिव जो था, देखो पता तो चले वो मोटिव हम अचीव भी किए कि नहीं किए, तो उसके लिए हम लोग प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो यही समझना, प्रॉफिट स्टेटमेंट एक्चुअली में हम जब प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं तो इस तरीके से नहीं बनाते हैं, वो तुम लोग धीरे धीरे समझेगा कि डेबिट क्रेडिट कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अभी अपने नॉर्मली एकदम लेमन लैंग्वेज में समझ रहे हैं। देखो सबसे पहले आओ, तुम जो गुड्स बेचोगे उससे तुम्हारे पास रेवेन्यू आएगा ना, पैसा आएगा ना, और गुड्स खरीदोगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा। अभी तुम इतना समझो, पैसा आ रहा है वो मेरे लिए इनकम है, जो पैसा जा रहा है वो मेरे लिए खर्चा है, और हम पता कर लेंगे कितना मेरे पास बचा। तो देखो सबसे पहले प्रॉफिट स्टेटमेंट जब बनाएंगे ना, एक हेडिंग दे दो प्रॉफिट स्टेटमेंट और उसको लिखना चालू करो। हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, यहां पे ले लेंगे गुड्स सोल्ड। कितने में बेचा तुमने गुड्स, 5,90,000 में। आपने गुड्स को 5,90,000 में बेच दिया। कुछ गुड्स आपके पास पड़ा हुआ भी है ना, तो वो भी तो आपका आपका अल्टीमेटली पड़ा हुआ, मतलब बिका नहीं है तो तुम्हारा ही है ना वो। तो बेसिकली क्या हुआ, अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स। कितने का अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है, 2,10,000। मतलब जो सामान आपने खरीदा था उसकी उसकी आज के दिन वैल्यू इतनी है। तुम बोलेगा सर कैसे, सपोज कर लो हमने जो 4,000 कैलकुलेटर खरीदा था उसको 5,90,000 में बेच दिया, तो पैसा आ गया ना 5,90,000 मेरे पास है। और जो 1,000 कैलकुलेटर पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू 2,10,000 है। तो मेरे पास जो अल्टीमेटली गुड्स था उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5,90,000 प्लस 2,10,000, तो ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो इसका टोटल कितना हो रहा है देखो तो, 8 लाख। इसमें
मेरे पास से पैसा कहां कहां गया था, मैंने कुछ परचेज किया था, कितने का परचेज किया था, परचेज गुड्स, आपने 5 लाख में गुड्स खरीदा था। अंडर द ब्रैकेट लिखने का मतलब माइनस करना होता है, तुम चाहो तो अंडर द ब्रैकेट भी लिख सकते हो, लेस तो अपने लिख ही रहे। इसके अलावा भी आपके पास से पैसा कहीं गया है क्या, गया है ना, आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे की, आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया, तो उन सबको भी तो लेस करना पड़ेगा, पैसा चला गया। तो अपने क्या करेंगे, लेस करेंगे रेंट पेड, रेंट कितना पे किया मैंने, 80,000, और मैंने क्या पे किया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितना पेड हुआ है, दैट इज 20,000, एंड इसके अलावा मैंने सैलरी पेड की कितना, 30,000। तो देखो अल्टीमेट इतना अमाउंट मेरे पास बच गया, और ये जो अमाउंट मेरे पास बच गया वो कितने का है, 1,70,000, एंड दिस 1,70,000 इज टर्म्ड एज अ प्रॉफिट। और तुम अगर बिजनेस करते हो तो तुम इसी के लिए बिजनेस कर रहे हो कि अल्टीमेटली हम जो एक्ट करेंगे उस एक्ट के बाद मेरे पास अल्टीमेट कितना एक्स्ट्रा बचेगा। तो मैंने गुड्स जो खरीदा था 5 लाख का खरीदा था, उसके बाद कुछ खर्च किए, और इन सब की वैल्यू मैंने एक्स्ट्रा इतनी बना दी, तो डिफरेंस जो आ रहा है 1,70,000 का आ रहा है, जो डिनोट कर रहा है मेरे को इतना एक्स्ट्रा मिल गया, एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। पूरे बिजनेस का मोटिव ही रहता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बिजनेस में तुम लोगों को यही करना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, पूरा अल्टीमेट एंड रिजल्ट ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट, और कुछ नहीं होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, एक लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया है, बट ये लेमन लैंग्वेज में नहीं, तुम लोग को धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझनी है। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जो लिखे हो तुम लोग इसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं, बट ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये रिकॉर्डिंग का तरीका अलग है, और हम लोग को अलग तरीके से करना है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आओ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इज, सब चीज समझना एकदम बेसिक से समझना। अब हम लोग आ जाते हैं, सर कि आपने बता दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और आर्टिफिशियल पर्सन काम क्या करता है, आपके लिए काम करता है जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के देता है। और वही कैसे निकलेगा प्रॉफिट, वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्वेश्चन है था, सर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या एक ही तरीके का होता है, बस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही होता है क्या, नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत तुम लोग लिख लेना, डायग्राम भले ही मत बनाना, समझना। देखो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक नाम दिया है आर्टिफिशियल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन का और कुछ मतलब नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे तुम लोग की स्कूल है, स्कूल का नेचुरल पर्सन है, बट नाम है ना उसका, ऑर्गेनाइजेशन है ना, वही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अभी जो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, हम लोग बिजनेस के पॉइंट से समझ रहे हैं, तो ऑलवेज दो तरीके का हो सकता है, वन इज प्रॉफिट मेकिंग, अनदर वन इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है देख समझना। प्रॉफिट मेकिंग मतलब क्या हुआ, ये हम लोग समझेंगे बिजनेस, इस प्रॉफिट मेकिंग मतलब बिजनेस होता है। अगर मेरा मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग नहीं है वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी लिखा है, इट इज नॉट अ बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है। तुम लोग एक चैप्टर है जो पढ़ोगे उससे रिलेट करेगा ये। तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके का होता है, वन इज अ प्रॉफिट मेकिंग, अनदर वन इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग। अगर तुम्हारा इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का ही नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। अब अगर बिजनेस है तो प्रॉफिट मेकिंग में अलग अलग टाइप्स के बिजनेस होते हैं, राइट। किसी को आइडिया है, ये सब तो तुम लोग शायद 9-10 में भी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है, प्रॉफिट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा देखो, प्रॉफिट मेकिंग जब होता है ना तो इसमें बेसिकली बिजनेस की बातें होती है, और जब बिजनेस की बातें होती है तो देख अभी अभी जो मैंने फॉर्म बताया ना, वो फॉर्म क्या था, एक सिंगल पर्सन ओनर है, ठीक है। तो जो सिंगल पर्सन ओनर है उसको क्या बोला जाता है, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। देख मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट मेकिंग में एक इमेज जो दिया है दैट इज एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, सिंगल ओनरशिप लिखा हुआ भी है। तुम लोग नॉर्मल एक सिंपल इंफॉर्मेशन ही लिख लेना, डायग्राम तो हम ऐसे ही बना रही है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। तो यहां पे क्या हुआ, एक पार्ट अपने ले रहे हैं सिंगल ओनर है, सिंगल ओनर, सिंगल ओनर। इसको सिंगल ओनर जब रहता है ना तो इसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप,
सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मतलब सिंगल वन एंड प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ही बंदा उसका ओनर है। दैट एक्टिविटी इज नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। प्रॉफिट मेकिंग होगा तो एक हो सकता है प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनरशिप। पूरा क्लास 11 तुम लोग प्रोप्राइटरशिप बेसिस का ये अकाउंटिंग समझोगे, बट हाँ थ्योरेटिकली कुछ पता होना चाहिए, वही कर रहे हैं। अब अगर सपोज कर लिए मैं एक अपने फ्रेंड के साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो इसे क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। तो सेकेंड वाला पार्ट मैंने लिया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 जन तो चाहिए। अगर एक जन रहेगा तो पार्टनरशिप थोड़ी रहेगा, वो क्या बन जाएगा? प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा। तो मिनिमम 2 लोग चाहिए। और मैक्सिमम कितने चाहिए, किसी को आइडिया है? 50। मैक्सिमम 50 लोग होके पार्टनरशिप रह सकता है। 50 से ज्यादा होते वो इलीगल एसोसिएशन हो जाता है, फिर आपको दूसरे फॉर्म में करना। अनदर फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज जिसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है लोगों का। ओनर जो होंगे ना बहुत सारे हो सकते हैं। जब पार्टनरशिप में मिनिमम ओनर 2 होने चाहिए, ओनर, ठीक है। और उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे ओनर हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है? कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, उसको अपने कंपनी बोलते हैं। जैसे नॉर्मली तुम लोग आईसीआईसीआई बैंक देखा है? आईसीआईसीआई बैंक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। और बैंक, वो आईसीआईसीआई बैंक करता क्या है? अल्टीमेटली तुमको लोन बेचता है, तुम्हारा डिपॉजिट लेता है, जिसमें तुमको इंटरेस्ट देता है ना। मेनली उसका काम होता है लोन देना, बैंक्स का, ठीक है। और डिपॉजिट लेता है किस लिए? क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। इकोनॉमिक्स कुछ पढ़ा हुआ है कहीं पे भी? बैंक का काम क्या रहता है? बैंक में आप लोग पैसा जमा करते हो, जो पैसा जमा करते हो उसका बैंक क्या करता है? उससे लोन देता है, क्रेडिट क्रिएट करके। तो बेसिकली क्या हुआ, बैंक का मेन प्रोडक्ट होता है लोन देना, और लोन पे बैंक इंटरेस्ट ले लेता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना। ऑर्गेनाइजेशन के ओनर कौन है? आईसीआईसीआई बैंक एक कंपनी फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ आइडिया तुम लोग को? स्टॉक मार्केट क्या होता है? ये आइडिया है। बेसिकली क्या हुआ ना कि स्टॉक मार्केट छोड़ दो, ये आइडिया तो अभी समझना भी नहीं है। लोग अपने आते हैं, आईसीआईसीआई बैंक जो एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे ओनर हो सकते हैं। तो बहुत सारे ओनर मतलब क्या हुआ ना, उसके ओनरशिप छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई रहती है। सपोज करो आई एम होल्डिंग शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, तो मैं भी ओनर हूं। तुम्हारे पेरेंट्स होल्ड करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी ओनर है। तो बेसिकली बहुत सारे ओनर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें बहुत सारे ओनर्स हो सकते हैं, मेनी ओनर्स। और इनको ओनर को बोला क्या जाता है पता है? कुछ आइडिया है? शेयर होल्डर्स। तो कंपनी में ओनर को शेयर होल्डर्स बोला जाता है। मेनी ओनर्स, हम लोग ज्यादा नहीं लिख रहे, मेनी ओनर्स लिख दे रहे हैं। तो अगर प्रॉफिट मेकिंग की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वन इज द प्रोप्राइटरशिप, अनदर वन इज द पार्टनरशिप, एंड नेक्स्ट वन इज द कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग में जाए तो क्या होता है पता है? वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। देख मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लिख दी। तुम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हो वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, वो प्रॉफिट मेकिंग। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाए तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है? उन लोग को तो बच्चों से फी नहीं ली जाती है, वो ली जाती है तो 2 4 5 रुपया 10 रुपया लिया जाता है, और बल्कि उनको मिड डे मील भी दिया जाता है, राइट। तो वो सब स्कूल्स को अब नॉन प्रॉफिट मेकिंग। तो बेसिकली वो भी तो अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अकाउंट्स तो बनाएगा ना, उनकी भी तो एक लैंग्वेज होगी, तो उनका अकाउंट भी तुमको सीखना पड़ता है। वो अलग से सीखा जाता है, चैप्टर है, कुछ बेसिस पे किया जाता है। दैट इज द अनदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको नॉन प्रॉफिट मेकिंग बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है? स्कूल्स, क्लब्स, सोसाइटीज, एटसेट्रा। लेकिन सब ध्यान रखना, स्कूल क्लब सोसाइटीज, ऐसे स्कूल क्लब सोसाइटीज जिनका मोटिव प्रॉफिट का अर्न करना नहीं रहता है। जैसे अभी स्कूल का ही अपने एग्जांपल लिया, तुम्हारा स्कूल प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल है नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। तो ये डिफरेंसेस है। तो ये अपने समझे कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने कितने तरीके के हो सकते हैं। मेनली अपने लिए काम करेगा बिजनेस वाला पार्ट, दैट इज अ प्रॉफिट मेकिंग। 3 ही होते हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। नोट डाउन करते जा रहे हो ना सब? चलो अब नेक्स्ट आते हैं। तरुण तुम भी नोट डाउन कर रहे हैं सब? चलो अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट,
हम लोग इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस मैंने कुछ लिखा, गिव दैट हेडिंग ओनली इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। अब अपने इसके अंदर का मैटर समझ। देखो हम लोगों ने अभी क्या समझा कि हम लोगों ने ये समझा बिजनेस कुछ होता है, और बिजनेस क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके नाम से जो ओनर होता है वो क्या करता है, वेरियस एक्टिविटीज करता है, और उस एक्टिविटीज के थ्रू वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है, समटाइम्स लॉस भी हो, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, वो जो एक्टिविटीज है उन्हीं एक्टिविटीज को हम लोग इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, उसी को समझने चाहिए। सबसे पहले देखो क्या होता है, आप मैंने क्या बताया, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज, अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज। तो वो जो लैंग्वेज है उसको तुम आइडेंटिफाई करोगे, उसको सीखोगे तभी ना अपडेट कर सकते हो, उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा, उसको लिखना सीखना पड़ेगा, यही सारा काम करना है। तो अब अपने आते हैं सबसे पहले, ये लैंग्वेज यूज कहां पे होगी, जब बिजनेस होगा। अगर बिजनेस होगा ही नहीं तो इस लैंग्वेज का दरकार ही नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले अपने आते हैं, मेरे को सबसे पहले एक बिजनेस देखना है, बिजनेस, मेरा जो बिजनेस होगा, जैसे ही सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस है ना, अगर बिजनेस है तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब बिजनेस है ये तुम्हारे समझ में आते ही तुम नेक्स्ट पार्ट में चले जाओगे, और नेक्स्ट पार्ट क्या करोगे, अब तुम आओगे, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है बिजनेस इंफॉर्मेशंस को, ठीक है। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करता है और कुछ नहीं करता है। बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस में इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, वी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन टू गेट मीनिंगफुल रिजल्ट। हम लोग इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, और इंफॉर्मेशंस रिकॉर्ड करने के पीछे हमारा मोटिव क्या रहता है, कुछ रिजल्ट मिले। और यहाँ पे बिजनेस में तुमको क्या रिजल्ट चाहिए, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशंस की अपने बात कर रहे हैं ना, अब हम लोग उसी को समझते हैं। ये जो इंफॉर्मेशंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, वो दो तरीके की हो, आइडेंटिफाई किया जाएगा ये इंफॉर्मेशन। बेसिकली क्या हुआ, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई इवेंट और ट्रांजैक्शन। देखो अब समझना, अब अपने समझने जा रहे हैं, मैं एकदम बेसिक से चीजों को समझाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से, कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो हम लोग अब यहां पे ये समझने जा रहे हैं कि हमें जो बिजनेस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है वो इवेंट या ट्रांजैक्शन कोई एक चीज होगी, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा ये इवेंट है कि, राइट। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो अब एक चीज बता, सपोज कर ले हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, ऐसे ही टहल रहे हैं, वो भी तो एक एक्टिविटी है ना। लेकिन उस एक्टिविटी में कोई मॉनेटरी मूवमेंट हो रहा है। हम लोग बगल में दुकान में गए और जाके उनको बोलते हैं कि जो चॉकलेट है इसका प्राइस क्या है, वो बोला 100 रुपीज, हम लोग पूछ के आ गए, इसमें कोई मॉनेटरी मूवमेंट हुआ, मॉनेटरी इफेक्ट है, नहीं है ना। अगर सपोज कर लो हम लोग उसे चॉकलेट खरीद लेते हैं, तो बेसिकली क्या होगा, मॉनेटरी मूवमेंट होगा, वो मुझे चॉकलेट देगा, बदले में मैं उसे अमाउंट दूंगा, राइट, कैश दूंगा। तो बेसिकली देयर इज अ मॉनेटरी मूवमेंट। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि आइडेंटिफाई इवेंट और ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी इफेक्ट है इसमें, नहीं है। इफ देयर इज अ मॉनेटरी इफेक्ट दैट इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन, इफ देयर इज नो मॉनेटरी इफेक्ट दैट इज नोन एज अ इवेंट। यही डिफरेंस है। अगर मॉनेटरी इफेक्ट है दैट इज अ ट्रांजैक्शन, इफ देयर इज नो मॉनेटरी इफेक्ट दैट इज द इवेंट। अब यहां पे आ जाएंगे हम लोग, ये आइडेंटिफाई करेंगे मॉनेटरी इफेक्ट है कि नहीं इसमें, मॉनेटरी इफेक्ट, नो मॉनेटरी इफेक्ट। तो देखो मॉनेटरी इफेक्ट होने से भी नहीं चलेगा, तुमको सिंपली ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने इनिशियल लेवल में एक एग्जांपल दिया था, मैंने घर के लिए एक एसी खरीदा, अभी तो मॉनेटरी इफेक्ट है, लेकिन उसको हम लोग क्या ट्रांजैक्शन बोलेंगे, बोल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजनेस बोलता मत बोलो, क्योंकि हम जो इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे, आउटसाइड इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, मॉनेटरी इफेक्ट किससे रिलेट करना चाहिए, रिलेटिंग टू
रिलेटिंग टू बिजनेस। अगर मॉनेटरी इफेक्ट है रिलेटिंग टू बिजनेस है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी इफेक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। और नो मॉनेटरी इफेक्ट, इसको क्या बोला जाता है, इवेंट। इवेंट मतलब क्या हो गया, एनी एक्टिविटी, बोल सकते हैं ना कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को आप क्या बोल सकते हो, इवेंट बोल सकते हो। लेकिन अगर उस एक्टिविटी में मॉनेटरी इफेक्ट आ जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा डिफरेंस बिटवीन द इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। इवेंट मतलब एनी एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शन मींस एक्टिविटी विथ मॉनेटरी मूवमेंट, है ना। मतलब ट्रांजैक्शंस का मतलब हुआ एक्टिविटी विथ मॉनेटरी मूवमेंट। ठीक है ना। अब मेरे को ये मैंने इसलिए वापस लिखवाया, अब तुम लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना, एक्टिविटी विथ मॉनेटरी मूवमेंट। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, चलो तुम लोग आंसर देना, मैं लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल। एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट। खाली ट्रू फॉल्स में आंसर देना, तुमको बताना सर ये ट्रू है, नहीं सर फॉल्स है। तो इस बच्चे वाला बच्चा, एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, ये ट्रू और फॉल्स। लग रहा है, तुम बता रहे हो, तुम लोग का नाम क्या है दोनों का, हीरा, कुछ बता, सही लिखा है, एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट। एक बेसिकली क्या हुआ कि मैंने अभी अभी क्या लिखा, एक्टिविटी विथ मॉनेटरी मूवमेंट। अगर कोई एक्टिविटी है उसमें मॉनेटरी मूवमेंट भी है तब वो ट्रांजैक्शन बनेगा, लेकिन एक्टिविटी तो होगा ही ना। तुम अगर सपोज कर लो बगल दुकान में गया कि इस चॉकलेट का प्राइस क्या है और तुम चॉकलेट ले लिया और प्राइस दे दिया, तो एक्टिविटी तो है ही ना, मॉनेटरी मूवमेंट भी है। तो वो एक्टिविटी जो मॉनेटरी मूवमेंट के साथ में हो उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, राइट ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्टिविटी अगर होगी मतलब इवेंट तो है ही, तो इसका मतलब एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट इज अ ट्रू पार्ट। अब आ जाओ, अगर मैं बोलूं एवरी इवेंट इज अ ट्रांजैक्शन, क्या ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। इवेंट में मॉनेटरी मूवमेंट जाके अटैच होगा तभी तो ट्रांजैक्शन बनेगा, राइट ना। तुम जाके पूछा चॉकलेट कितने की है, बस पूछ के आ गया, तो उसका मतलब तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, मॉनेटरी मूवमेंट हुआ ही नहीं, वो सिर्फ इवेंट रह गया। इवेंट में एडिशन आ जाए मॉनेटरी मूवमेंट, दैट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन। सिर्फ ये एक्टिविटी रहे तो उसको अपने क्या बोलेंगे, इवेंट ही बोलेंगे। अच्छा, अब एक चीज और बताना, जैसे सपोज कर लो मैंने क्या किया ना कि ये ऐसे 5 कैलकुलेटर खरीदे, ठीक है, और 4 कैलकुलेटर बेच दिए। तो यहाँ पे 5 कैलकुलेटर, सपोज के लिए 5 कैलकुलेटर तुमको दिख रहे हैं, ठीक है, उसमें से 4 बिक चुके हैं, एक पड़ा रह गया। तो जब मैंने परचेस किया था वो क्या था, ट्रांजैक्शन था कि इवेंट था, ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी मूवमेंट तो हुआ है। लेकिन मैंने जब बेचा तो वो क्या था, ट्रांजैक्शन। नहीं, बेचा तो भी तो ट्रांजैक्शन है, मेरे पास से जा रहा है कैलकुलेटर, पैसा आ रहा है, तो बेसिकली क्या हुआ, वो भी ट्रांजैक्शन था। ये जो एक कैलकुलेटर बचा रह गया वो क्या है, में तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ ना, अनसोल्ड गुड्स है ना, तो कोई मूवमेंट हुआ, मैंने 5 कैलकुलेटर खरीदा वो मूवमेंट था, यहाँ से 4 चला गया वो मूवमेंट है, ये तो पड़ा का पड़ा रह गया ना, इसमें तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वैल्यू वही की वही है, नो चेंज। तो इसका मतलब जो अनसोल्ड गुड्स रहता है वो क्या है, इवेंट है। मतलब अनसोल्ड गुड्स पे मत जाओ, ये एक्चुअली क्या समझो इसको, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन एन इवेंट। जो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है ना उसको इवेंट बोलते हैं। मैंने परचेस किया और बेचा, इसका रिजल्ट क्या है, मेरे पास कुछ गुड्स बचा हुआ रह गया, तो रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट। तो ऑलवेज ध्यान रखना ये भी। तो और तुम लोग का ना जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है, असर्शन रीजनिंग भी पूछते हैं, तो तुमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है, इसका मतलब इवेंट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, यस बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इवेंट में रिजल्ट ऑफ
ट्रांजैक्शन। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो एन इवेंट, ध्यान रखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, सारी इंफॉर्मेशन लिखते रहना, कहीं भी डाउट लगे वो पूछते रहना, सिर्फ कॉपी मत करना। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट में अपने आते हैं, आई थिंक इवेंट और ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चल चुका है सबको, बिजनेस क्या होता है ये भी पता चल चुका है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या ये भी पता चल चुका है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या हो ना, जो तुम अकाउंट्स कर रहे हो ना, तो अकाउंट्स की जो लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज अपनी है हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है ना, सब लैंग्वेज का अल्टीमेटली काम क्या रहता है, कम्युनिकेट करना। इसी तरह जो अकाउंटिंग तुम लोग समझ रहे हो ना, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, तो वही हम लोग समझने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में कितनी तरह की लैंग्वेज हो सकती है। कोई आइडिया किसी को? जो लोग स्कूल में स्टार्ट किया होगा वही लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सबको आइडिया नहीं होगा। तो वंशिका को आइडिया है? नहीं, हर्षिता को आइडिया है, हर्षिता को पता है, तुम लोग दोनों को? देखो, ये बेसिकली ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं, जैसे एक ब्रांच अभी तुम लोग जो हमेशा पढ़ेगा, अभी तुम लोग क्लास 11-12 में जिस ब्रांच को तुम लोग पढ़ोगे ना, उसका नाम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। की बहुत सारी ब्रांचेस है, चलो लिख लो, 5 ब्रांचेस है अप्रोक्स। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या पता है? तुम ये जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाले थे ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यही, हमारे ट्रांजैक्शंस को लेना और उससे अल्टीमेटली तुमको प्रॉफिट एंड लॉस निकाल। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एंड रिकॉर्ड करके अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं, खाली नाम लिख रहा है। देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंट, और सारी ब्रांचेस को तुमको पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है। तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंट, नेम सब फील्ड्स ऑफ, इसको सब फील्ड्स भी बोला जाता है, फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं, एक फील्ड होता है वो अकाउंटिंग जो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देगी, दैट इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पूरा क्लास 11-12 तुम लोग यही पढ़ने वाले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है पता है, हम लोग, ये पेंसिल दिख रहा है, ये पेंसिल एप्पल क्या करता है, 12,000 रुपए में बेचता है। तो अगर 12,000 रुपए में बेचता है तो वो इसको एक पेंसिल को 12,000 रुपए में बेच रहा है, तो उसको कैसे पता चला ये 12,000 में बेचेंगे तो मेरा प्रॉफिट भी होगा, और इस एक पेंसिल का कॉस्ट 8,000 प्लस 4,000 प्रॉफिट है, कैसे पता चला होगा उसको? तो पता चला होगा तभी ना वो बेच रहा है। कैलकुलेटर तुम खरीदने जा रहे हो, वो बंदा तुमसे 400 रुपया चार्ज कर रहा है, तो 400 रुपये में तो उसका प्रॉफिट भी है, तो वो कैसे 400 रुपया फाइंड आउट किया कि इसको 400 में बेचेंगे तो मेरे को प्रॉफिट होगा? तो पहले पता लगाया होगा कि इसको बनाने का कॉस्ट उसका 300 रुपया आ रहा है, 100 रुपया हम प्रॉफिट रखेंगे, सामने वाले को 400 में बेच देंगे, तो इसका कॉस्ट कितना आ रहा है उसको निकालने में जो ब्रांच तुम्हारा हेल्प करता है, द ब्रांच इज नोन एज द कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। जैसे अब तुम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, तुमको ये कैलकुलेटर दिख रहा है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है पता है? इसमें मटेरियल्स दिखाई दे रहा है। कैसे बना होगा ये? प्लास्टिक से बना है, कुछ अंदर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब क्या है, मटेरियल्स है। उसके अलावा ये अपने आप बन गया होगा, या तो मशीन में बना होगा या लेबर बैठ के बनाया होगा, तो अल्टीमेटली उसको भी कुछ पेमेंट दिया गया होगा, उसको क्या बोलते हैं, वेजेस, लेबर चार्जेस, राइट। उसके अलावा जहां बना होगा वहां एक स्पेस होगा, फैक्ट्री स्पेस, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगा और भी खर्चा लग रहा होगा, मशीन में काम हो रहा है, मशीन का डेप्रिसिएशन हो रहा है, सबको समअप किया जाता है। और सबको समअप करके देखेंगे यहाँ पे जितना कॉस्ट लगा उसमें सपोज कर लो 50,000 कैलकुलेटर बना, तो सारे कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 50,000 कर देंगे, तो तुमको क्या पता चलेगा, एक कैलकुलेटर का कॉस्ट पता चलेगा। अब उसमें तुम अपना प्रॉफिट ऐड कर दो और बेच दो मार्केट में, तो ऐसा कुछ किया जाता है। और ये सारा कहानी तुमको जो सिखाती है जो ब्रांचेस, उसका नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंट। इसका नाम याद रखना, कंसेप्ट देने के लिए खाली समझाया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन अपने को डील करना है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद तीसरी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है पता है? जैसे सपोज कर लो मुकेश अंबानी का नाम तो सब कुछ सुना है ना। अब मुकेश अंबानी क्या बोला ना, अपने जो सीनियर अकाउंटेंट था उसको बोला मेरे को बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा वर्क कर रहा है। तो वो उसका अकाउंटेंट क्या किया ना, अकाउंटेंट से भी वो बात नहीं करेगा, वो तो कंपनी के सीईओ को बोलेगा कि भाई काम करो, बताओ ऑर्गेनाइजेशन कैसा चल रहा है। और सीईओ अकाउंटेंट को बोला चलो सारा अकाउंट्स लेके आ जाओ।
वो अकाउंट्स लेके इतना सेल्स हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना खर्चा है, तो मुकेश अंबानी फेंक देगा, नहीं चाहिए। अरे ऑब्वियस सा बताओ, बॉस है, इतना बड़ा कंपनी रन कर रहा है, तो बैठ के ये सब छोटा छोटा चीज देखेगा। वो बोलेगा तुम मेरे को इन्फॉर्मेशन इस तरह प्रेजेंट करो कि मेरे को जस्ट में पूरा डिटेल्स दिख जाए। मतलब अल्टीमेटली मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कितना कर रहा है, कितना परसेंटेज सेल्स बढ़ा, कितना प्रॉफिट बढ़ा, ये सब बताओ। ये मत बताओ इतना खर्चा है, इतना सेल्स है, ये सब नहीं देखना है। तो बेसिकली क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच जो बेसिकली चीफ, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बॉस होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन को उस तरह प्रेजेंट करता है। दैट इज नोन एज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज वे में प्रेजेंट करता है। तो प्रिसाइज वे में कैसे बनाना होगा, तो उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिखाता है। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट, मतलब मैनेजर्स लोगों के डिसीजन लेने में जो और अकाउंटिंग हेल्प करता है, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा नेक्स्ट अकाउंटिंग है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तुम्हारे घर में भी पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर कोई ना कोई जॉब करता होगा, तो पूछना एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, पता है किसी को? एचआर डिपार्टमेंट ऐसे नहीं होता। छोड़ो उसको, छोड़ो। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? हम लोग कौन है? रिसोर्स मतलब क्या होता है, जिसको यूज करके ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉइज होते हैं ना, इंप्लॉइज क्या काम करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम ही तो करते हैं, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है, अदरवाइज तो बढ़ नहीं पाएगा। तो उसी को ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। इंप्लॉइज आर टर्म्ड एज अ ह्यूमन। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है सर? अब एक चीज बता, सपोज कल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम लोग इंजीनियरिंग सेक्शन में बैठा दिए और एक इंजीनियर को बोले तुम अकाउंट्स बनाओ, तो कर पाएगा वो? नहीं ना। और उसके अलावा एक कैपेबल पर्सन को हायर करना है, तो उसके लिए इंटरव्यूज होता है, जॉब का एडवर्टीजमेंट निकलता है, ये सब तो पता होगा। एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा, हम लोग को 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, हम लोग को 3 बीटेक चाहिए, तो अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट निकलेगा। फिर एडवर्टीजमेंट 3 जन चाहिए, लेकिन वो इंटरव्यू देने के लिए कितने लोग आ जाएंगे? 10,000 लोग। तो अब मेरे को तो उसमें से 3 जन को ही सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली क्या हुआ, हम उनका इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू लेने के बाद 3 जन को सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, उनकी सैलरी डिसाइड करेंगे, उनको प्रॉपर पोजीशन देंगे, फिर कब प्रमोशन करना है वो देखेंगे। ये सारा भी तो एक्टिविटी है, अकाउंटिंग ही तो है। तो ये जो अकाउंटिंग है, इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्स। एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, उनकी सैलरी डिसाइड करना, उनको प्रमोट करना, उनको रेम्यूनरेट करना, ये सब सारा पार्ट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट, देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग 4 नाम लिख चुके हैं, 5वें में आ रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये क्या होता है पता है? जैसे सपोज कर लो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आई एम द बॉस और तुम लोग सब कोई काम कर रहे हो। हम क्या किया ना, सपोज कर लो इसको बोलता वंशिका को कि वंशिका एक काम कर, लोग का ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं? सोसाइटी से तो कमा रहे हैं। हम लोग एक काम करते हैं ना, सोसाइटी के लिए एक नर्सिंग होम खोल देते हैं, जिसमें जो नीडी लोग होंगे, जो फाइनेंशियल इश्यूज होगा, उन लोग का फ्री में इलाज करवाएं। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। हम बोला ठीक है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा तुम्हारा है, तुमको देखना है। तुमको देखना है मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली वहां पे नर्सिंग होम बनवाया जाएगा, उसमें जो डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सेज रहेंगी और जो स्टाफ रहेंगे, सबको पेमेंट तो हम लोग करेंगे ना, राइट? तो वो सारा हम लोग लेंगे नहीं पेशेंट से पैसा, लेकिन हमारा आउटफ्लो तो होगा। तो हमारा जो आउटफ्लो होगा उसकी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। तो हम बोला वंशिका तुम यही पार्ट देखिए। अब ये क्या करेगी, उससे रिलेटेड अब ये खर्च करेगी, सब चीज होगा, तो बस ये अपने आप ही करती रहेगी क्या? इसको मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्म करने के लिए सारी चीजों को रिकॉर्ड करेगी, रिकॉर्ड करके मेरे को प्रेजेंट करेगी, एंड दैट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली ध्यान रखना, इतना मैंने डिटेल बताया है, बट तुम लोग नाम याद रखना। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटेल में समझना है, अदरवाइज ये 5 नाम याद रखना। क्या क्या नाम है, चलो एक बार पूछ ही लेते हैं। पहले हम लोग से पूछते हैं, तेरा नाम क्या बोला तुम? यथार्थ बता। ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, नेम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। याद करना, रिकॉल करने की कोशिश कर, याद आ जाए। और हम बीच बीच में नहीं, अभी तो तुमने एकदम बेसिक स्टार्ट किया है, मतलब ए भी नहीं समझा है। ठीक है, अभी तो लेटर्स ही समझ रहा है, अपने पहला लेटर समझ रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, ध्यान रखना, हम क्लास में जनरली डिस्कस करता रहता है, पूछता रहता है ये बताओ वो दो,
आंसर दो, क्वेश्चन जो पहले से किया हुआ है। तो तुम लोग क्या करना ना, जिससे पूछे ना दूसरा बच्चा थोड़ा कॉपी में चीटिंग, उससे क्या होता है ना, तुम लोगों को चीजें बार बार देखते रहोगे ना तो याद हो जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट, तीन तो तुम बता दिया, चलो दो तुमसे पूछ लेते। अंकुश, इसका कॉस्ट का कुछ बात किया था ना, कॉस्ट अकाउंटिंग। और एक क्या बच गया, तेरा नाम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग तो बता दिया ना शायद। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो दीज आर द 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तुम बता मेरे को, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनका नाम बता। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नेम दैम। कॉल करने का कुछ याद आ जाए। फॉर्म, हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट करना ही नहीं है, हम लिखवाते समय फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख के प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट करना है। और मतलब प्रॉफिट मतलब बिजनेस, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। चलो हम लोग अब आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाओ फाइनेंस। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मूव कर रहे हैं और हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। हम लोग का पूरा 11-12 जो होगा ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन में चलेगा। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या, ये एक आर्ट है। इट इज एन आर्ट ऑफ, इट इज एन आर्ट ऑफ, क्या चीज का आर्ट है? हम लोग देखो बेसिकली करते क्या, ये जो तुम लोग कर रहे हो क्या कर रहे हो, लिख ही तो रहे हो ना। और लिखने को अपने क्या बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग जो कर रहे हो, रिकॉर्ड करते समय तुम क्या कर रहे हो, तुम सपोज कर ले तुम तो स्टूडेंट है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, तुम अकाउंट्स भी कर रहा है, मैथ्स भी कर रहा है, इकोनॉमिक्स भी कर रहा है, एक ही कॉपी में कर रहा है, अलग अलग कॉपी बनाया ना, मतलब क्लासिफाई करके कि अकाउंट्स का अलग कॉपी है, मैथ्स का अलग कॉपी है, इकोनॉमिक्स का अलग कॉपी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, सेम चीज है, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। तो एक्टिविटीज को लिखने के बाद उसको क्लासिफाई भी करना पड़ता है, राइट। बहुत सारी एक्टिविटीज होगी, तुम लोग देखा ना अभी स्टार्टिंग में देख कितना छोटा सा एक्टिविटीज देखा था, ये इतना सा एक्टिविटीज देखा था, इतनी सी एक्टिविटी नहीं होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो तुमको एक्टिविटीज को लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, और अच्छे से लिखना पड़ेगा, और अच्छे से मतलब क्या होता है, उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उनको समराइज करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। समराइज करके जब इस फॉर्म में लाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज नोन एज द फाइनेंशियल रिजल्ट। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो सब फाइनेंशियल है, तो फाइनेंशियल रिजल्ट मिलेगा, और बस मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहीं पे आके रुक जाएगा, और कुछ नहीं काम है इसका। तो बेसिकली अपने आते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, and summarizing इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्या करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या समराइज करते हैं, क्या क्लासिफाई करते हैं, है ना। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस in a significant manner, considering source documents। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आर्ट है, इसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग करना, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, और अच्छे से लिख रहे हैं मतलब क्लासिफाइंग, फिर अल्टीमेटली एंड रिजल्ट देख रहे हैं, दैट इज समराइजिंग। क्या कर, किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टेप फॉलो की जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और खाली हवा में बात करके नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए। जैसे सपोज कर लो हम बिजनेस स्टार्ट किए,
हम लोग क्या किए ना, कुछ भी परचेज कर लिए और कोई मेरे पास उसका प्रूफ ही नहीं है कि हम परचेज किए हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं बिजनेस में? तुम ना सिर्फ बिजनेस जो कर रहे हैं ना, तुम सोचेगा बिजनेस कर रहे हैं मतलब ठीक है हम अपने लिए ही तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम एक कंट्री के अंदर में बिजनेस कर रहे हो, जब तुम बिजनेस करोगे ना तो तुम प्रॉफिट कमाओगे, तो जब तुम प्रॉफिट कमाओगे ना तो वहां पे गवर्नमेंट आ जाएगा। ये पैसा कमाए हो ना, तो मेरा हवा पानी यूज किए हो ना इस कंट्री का, लाओ टैक्स दो। ठीक है, अब वो बेसिकली क्या एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है, जबरदस्ती है, देना पड़ेगा तुमको। जब तुम दोगे तो तुम ऐसे ही दे दोगे क्या? तो बेसिकली वो बोलेगा ठीक है, तुम बोलेगा कि ठीक है ये लीजिए ना, 1000 रुपया टैक्स है। तो 1000 रुपया क्यों? पहले दिखा 1000 रुपया बनता है क्या? तुम्हारा पूरा अकाउंट्स मांगेगा। जब तुम्हारा अकाउंट्स मांगेगा तो तुम क्या किया ना, तुम सपोज कर ले गुड्स खरीदा 1 लाख का, उसको बेच दिया 6 लाख में, तो कितना का प्रॉफिट किया? 5 लाख का। और तुम क्या कर रहे हैं ना, लिख के दिखा रहा है गुड्स हम 6 लाख में बेचे हैं, लेकिन खरीदे थे हम उसको 8 लाख में। तुम दिखा रहा 2 लाख का मेरा लॉस हुआ, हम टैक्स नहीं देंगे आपको। तो तुम तो हवा में बात कर रहे हैं ना, तो बोलेगा ठीक है तुम 8 लाख का गुड्स खरीदा था और 6 लाख में बेचा, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम बोला नहीं, तो बस बोलेगा तब तो तुम फॉल्स घपला कर रहे हो, तुमको अल्टीमेटली टैक्स तो देने का बात का बात है, तुम्हारे पे हम पेनल्टी इंपोज कर देंगे, फाइन इंपोज कर देंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, हर चीजें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ड होती है, और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कंसीडरिंग सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन को लिखने के पीछे मोटिव क्या था, हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल। एक ये डेफिनेशन भी है, हम बस थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखवा रहे हैं। तो इट इज एन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग financial transactions in a significant manner considering source document q to know financial result and position। हमें फाइनेंशियल रिजल्ट एंड पोजीशन चाहिए। वैसे ध्यान रखना, दिस फाइनेंशियल रिजल्ट इज टर्म्ड एज, इसको क्या बोला जा पता है? रिजल्ट मतलब क्या हुआ, तुम जो एक्टिविटी करोगे उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले अपने एकदम स्टार्टिंग में लेमन लैंग्वेज में किए थे, प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट। लॉस भी तो हो सकता है, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट हमारा इंटेंशन होता है, लॉस एक्सीडेंटली हो जाता है। एंड पोजीशन मतलब क्या होता है पता है? पोजीशन मतलब होता है, देख हम लोग क्या किए ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कैलकुलेटर 4000 कैलकुलेटर खरीदा और 2000 का 3000 कैलकुलेटर बेच दिया, 1000 कैलकुलेटर बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है वो क्या है? मेरा अनसोल्ड गुड्स। तो मेरे लिए वो क्या है? वो मेरा है ना। किसी और, जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है, तो सपोज कर ली इसके पास ये जो मोबाइल है ये तेरा ओन है, तो इसका मतलब तेरे लिए क्या है? ये एसेट है। एसेट्स मतलब क्या होता है? समथिंग विच यू ओन, उसको एसेट्स बोला जाता है। अभी लेमन लैंग्वेज हम समझा रहा है, उसके बाद तो तुम लोग को मेरा स्टडी मैट भी मिलेगा, हम लोग पूरा प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे। एसेट्स का मतलब क्या होता है? समथिंग विच यू ओन, जो तुम ओन करते हो, दैट इज नोन एज एन एसेट। ठीक है, जो रियल टाइम में एग्जिस्ट करता है। और समथिंग जो पेएबल होता है, मतलब समथिंग रिसीवेबल इज योर एसेट एंड एनीथिंग पेएबल इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? जो तुम्हारा ऑब्लिगेशन है। सपोज कर लो कि ये देवांश नाम है ना, ये मेरे पास आया, देवांशु देवांशु मेरे पास आया, बोला सर मेरे को ना ये कैलकुलेटर खरीदना है, ले ले। और ये मेरे को जानता है, तो बोला सर कितने का है? तो हम बोले इसका 5000 प्राइस है। तो बोला ठीक है सर हम ले जा रहे हैं, हम आपको पेमेंट ना 15 दिन बाद करेंगे। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट उधार में लिया ना ये मेरे से, 15 दिन बाद देगा, तो इसको बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और अगर ये मेरे पास आता, बोलता सर कैलकुलेटर लेना है, और ये कैश देता, कैलकुलेटर ले लेता, इसको क्या बोला जाता है? कैश ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली एक चीज पे ध्यान देना, सिंपली आना, ये कैलकुलेटर मैंने इसको बेच दिया 5000 में, मैंने इसे खरीदा कितना में था? सपोज कर लो 4000 में खरीदा, तो मैंने 1000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया। मतलब मेरे पास अब मैंने इसे कैश ले लिया, तो मेरे पास कितना कैश आ गया? 5000। तो कैश मेरे लिए क्या है? मेरे पास है ना कैश, हम ओन करता है ना, तो कैश मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। और सपोज कर लो मैंने वो कैलकुलेटर किसी से खरीदा था, और जिससे खरीदा था उससे मैंने उधार में खरीदा था, मैंने इसको 5000 में बेचा ना, मैंने 3000 में खरीदा, उससे उधार में खरीदा था, तो वो 3000 मेरे को उसको पे करना है ना। तो मेरे लिए क्या है? ऑब्लिगेशन। और ऑब्लिगेशन मतलब मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। समथिंग विच आई ओन इज माई एसेट,
समथिंग जो मुझे पे करना है किसी को, वो मेरे लिए क्या, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मेरे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। अदरवाइज तो डिटेल में समझना, अभी क्या है ना, तुम लोग को अभी डिटेल में नहीं समझाया जा सकता, समझ भी नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, समथिंग विच यू ओन इज एन एसेट एंड समथिंग विच इज पेएबल, योर ऑब्लिगेशन इज योर लाइबिलिटी। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है, जब आप बिजनेस का अकाउंटिंग करते हो तो एंड रिजल्ट मतलब क्या होता है, आपको ये पता लगाना है प्रॉफिट या लॉस क्या है, आपको ये पता लगाना आप कहां पे स्टैंड करते हो। जैसे तुम लोग जब एग्जाम देता है, अभी 10th का बोर्ड का रिजल्ट निकला ना तुम लोगों का, बारिश आ रहा है क्या? ठीक है, तुम लोग को जल्दी छोड़ देगा क्योंकि वापस बारिश आएगा, कल की तरह पानी नहीं। तो समझो, देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि तुम लोग एग्जाम देता है, एग्जाम दिया सभी को, तुम लोग का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया उसमें क्या क्या चीज पता चला, मार्क्स। मार्क्स इज द रिजल्ट, ठीक है। और पोजीशन भी तो साथ साथ पता चलता है। कोई बच्चा क्या करता है, ऑल इंडिया रैंक 1 ले आता है, ऑल इंडिया रैंक 3 ले आता है, वो क्या है, पोजीशन है, राइट। तो वैसे ही बिजनेस में भी तुमको क्या पता चलता है, रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट या लॉस। पोजीशन मतलब तुम्हारी एसेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन, तुम क्या ओन करते हो और क्या तुम्हारे लिए पेएबल है, तो उसको बोला जाता है पोजीशन। तो बेसिकली क्या हो, पोजीशन मतलब यहां पे हो जाता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। चलो इतना हम लोग एकदम बोरिंग बोरिंग हेवी हेवी चीज पढ़े, थोड़ा टाइम पास भी कर ले। अभी तुम लोग जितना वर्ड पढ़ा है ना, जितना चीज समझा है, उसमें एक ऐसा वर्ड आया है तो अगर हमने प्रोनाउंस करे ना, तो ये प्रोनाउंस होता है कि बिल्ली चाय ला रही, बिल्ली चाय ला रही। तुम लोग इतना वर्ड जो इतना भी समझा है ना, उसमें एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर तुम बोलेगा ना तो उससे प्रोनाउंस करेगा कि बिल्ली चाय ला रही। तो बताओ कौन सा? हाँ, बिल्ली चाय ला रही। सोचो, अभी अभी रिसेंटली अपने जस्ट अभी थोड़ा देर पहले समझे। चलो हम बताते हैं। लाइबिलिटी समझे ना, लाइबिलिटी मतलब क्या, और ऑब्लिगेशन अभी इतना ही समझे, लाइबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो लाइबिलिटी को एक बार थोड़ा सा पॉज दे दे के बोलो, लाई, नहीं प्रोनाउंस किया लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। तो बेसिकली अपने ये समझने का नहीं है, टाइम पास है। बिल्ली चाय ला रही है, प्रोनाउंस किया ना लाइबिलिटी, तो वही चीज है। ठीक है, देखो अब इसमें आ जाओ वापस। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, एक सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करेंगे, जो सोर्स डॉक्यूमेंट को कंसीडर करते हुए रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? नो द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड पोजीशन। कब? जब चाहे तब प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, क्या ईयर एंड में निकाल। ईयर एंड मतलब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ रेगुलर पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। इसमें लिख लो, टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट एंड पोजीशन at the end of accounting, at the end of accounting period। तो देख यहां पे हम लोग कुछ कुछ चीजों को समझेंगे भी इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के थ्रू। देखो हम लोग यहां पे समझे अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। पूरा कहानी, पूरा अकाउंट सिर्फ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग में घूमता है। अगर सिंपली देखा जाए तो अकाउंटिंग इज सिंपल गेम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग को अगर तुम लोग को किसी को जरा सा भी वर्ड सुना हुआ तो रिकॉर्डिंग को बोला जाता है जर्नल। तो सुना है तो कोई बोला था ना जर्नल, क्लास स्कूल में स्टार्ट किया है। अच्छा, अकाउंटिंग इज द सिंपल गेम ऑफ जर्नल एंड लेजर। रिकॉर्डिंग मतलब होता है जर्नल, जो बाद में सीखेगा तुम लोग, अभी नेक्स्ट क्लास में भी नहीं, और एक क्लास लेगा उसमें सीखेगा। अकाउंट रिकॉर्डिंग मतलब होता है जर्नल, एंड क्लासिफिकेशन मतलब होता है लेजर, अकाउंट का टेक्निकल टर्म है, ठीक है। तो वहां पे सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, ये आई थिंक अपने समझ चुके हैं ना। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या हो गया, वो इवेंट जिसमें मॉनेटरी इफेक्ट हो, दैट इज अ ट्रांजेक्शन, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। किसके बेस पे रिकॉर्ड करेंगे, सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करेंगे, वो तो एक प्रोसेस रहेगा। किसके बेस पे रिकॉर्ड करेंगे, बेस्ड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट। तो हम लोग को अभी ये समझना है सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड पोजीशन लेमन लैंग्वेज में हम लोग समझ लिए प्रॉफिट या लॉस को बोला जाता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, इतना समझते हैं। छोड़ देगा तुम लोगों को। चलो देखो इधर आओ, हम लोग को यहाँ पे समझना क्या है, हम लोग को समझना सर सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, हम लोग को समझना है अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है।
तो नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, सोर्स डॉक्यूमेंट। जो मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोल के लिखा है, इसमें लिख लो सोर्स डॉक्यूमेंट। देखो समझना, हर चीज को ना, अकाउंट्स ना बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट तुम लोग इसको ना अपने नॉर्मल लाइफ से रिलेट करना। और अकाउंट टर्म बेस्ड अकाउंटिंग होता है, टर्म्स को समझना। तुम लोग जब स्कूल में फी पे करते हो तो स्कूल वाला क्या सिंपली फी लेके रख लेता है? जो डॉक्यूमेंट देता है क्या? रिसिप्ट तो देता है? नहीं देता है। ऑनलाइन देता हो भले ही, ऑनलाइन देता हो, रिसिप्ट तो तुमको मिलता ही है, राइट? तो बेसिकली दैट रिसिप्ट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तुम्हारे पास प्रूफ है। सपोज कर लो तुम स्कूल में फी पे कर दिया, अब क्या हुआ ना, तुमको रिसिप्ट नहीं दिया गया, स्कूल वाला बोल देगा कि नहीं आपने फी नहीं दिया था, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? नहीं है ना। तो बेसिकली क्या किया जाएगा, स्कूल क्या करेगा, तुमको जब तुम फी पे करते हो एक रिसिप्ट दे देता है, इधर इन ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन वॉट एवर, अल्टीमेटली रिसिप्ट दे देता है। तो जो रिसिप्ट है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि आपने फी पे कर दी है। अब स्कूल किसी रीजन से सपोज करो रिकॉर्ड नहीं किया, तुमको रिसिप्ट दे दिया, अब बोलता है कि आपका तो फी पेड ही नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हैं, तुम रिसिप्ट दिखा सकते हैं, देखिए फी पेड है। तो दैट आर नोन एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि आपने ये एक्टिविटी की है, ठीक है। और बिजनेस में, अकाउंट्स में, अकाउंटिंग बोलता है विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई भी चीजें लिखी नहीं जा सकती। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा क्या, जैसी एक्टिविटीज होगी वैसा होगा। और बिजनेस में दो ही एक्टिविटीज हो सकती है, एक एक्टिविटी क्या होगी, ये जैसे आया कैलकुलेटर में से लेके गया, उधार में लेके गया मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और एक क्या है पैसा देके लेके गया, कैश ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली दो एक्टिविटीज होती है, इनमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का नाम क्या होता है? जैसे तुम स्कूल में फी पे किया, तो वो जो तुमको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है उसको क्या बोलते हैं, फी रिसिप्ट। तो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है पता है? उनको बोला जाता है रिसिप्ट, उनको बोला जाता है वाउचर्स, उनको बोला जाता है कैश मेमोस। तो बेसिकली कैश ट्रांजैक्शंस के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं दैट इज रिसिप्ट, जैसे तुम लोग को फी रिसिप्ट बोल दिया, वाउचर्स एंड कैश मेमोस। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है उनके लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं दैट आर नोन एज अ बिल, या इसको अपने इनवॉइस भी बोलते हैं, बिल या इनवॉइस, नाम याद रखना। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उनको बिल बोला जाता है या इनवॉइस बोला जाता है, और कैश ट्रांजैक्शंस के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उनका नाम क्या है, रिसिप्ट्स, वाउचर्स, कैश मेमोस एटसेट्रा। हो गया नहीं है? चलो नेक्स्ट आओ, एक पार्ट और समझो जो मैंने यहां पे लिखा नहीं है, दिस वन अकाउंटिंग पीरियड, यहीं से समझते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या होता है पता है? जो तुम लोग का स्कूल भी जो चलता है, जब तुम एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होते हो, वो पीरियड क्या रहता है? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के बाद ही तो प्रमोट करता है, एक साल के बाद ही तो प्रमोट करता है, राइट? अकाउंट्स भी एक साल ही लेके चलो, पूरा एट द एंड ऑफ रेगुलर 12 मंथ्स इंटरवल, रेगुलर 12 मंथ्स के इंटरवल पे तुमको अपना रिजल्ट फाइंड आउट करना। अकाउंटिंग पीरियड मतलब कहता है रेगुलर 12 मंथ्स पीरियड। अब रेगुलर वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं पता है? जैसे सपोज कर लो अकाउंट्स बोलता है 12 मंथ्स का पीरियड होना चाहिए, ठीक है। सपोज कर ले मैंने अकाउंट स्टार्ट किया 1 जुलाई से 31 अगस्त, 12 मंथ्स है ना, ज्यादा ले लीजिए क्या, 1 जुलाई टू 30 जून, ठीक है, 12 मंथ्स है। तो क्या मैं ऐसे अकाउंट्स कर सकता हूँ 1 जुलाई टू 30 जून तक का? और ये आरएफ जो है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर अकाउंट्स बनाता है, और ये हर्षिता जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंट किया जा सकता है, कर सकते हैं। अकाउंट्स कहीं नहीं बोलता है कि ये पीरियड ऐसा होना चाहिए, वो बोलता है रेगुलर इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स होना चाहिए, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड। बट अब प्रॉब्लम क्या राइज होगा पता है? अगर सपोज के लिए आर एफ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर फॉलो कर रहा है, हम 1 जुलाई टू 30 जून फॉलो कर रहा है, ये 1 अप्रैल, दिवांशु 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉलो कर रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली हम अकाउंट्स वैसे मेंटेन करेंगे, रिकॉर्डिंग मेंटेन किए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना है ना, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, हम गवर्नमेंट को टैक्स देने का बात किया तो गवर्नमेंट बोला डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो पूरा रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड जब दिखा रहा है तो मैंने क्या दिया, 1 जुलाई टू 30 जून का रिकॉर्ड दे दिया। देख यहां पे हम एक बंदा है अपना अकाउंट बना रहा है, हम मेंटेन कर सकते हैं 1 जुलाई टू 30 जून, राइट। ये आरएफ मेंटेन कर सकता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर,
बट गवर्नमेंट को तो सबका चेक करना होगा। सबका चेक करने के लिए सब अगर अलग अलग ही अकाउंटिंग ईयर फॉलो करेंगे तो उसके लिए चेक करने में प्रॉब्लम हो जाए। तो वो मेरे को बोलेगा ले जाइए कॉपी, चेंज करके लेके आइए, इसको लेके आइए इस फॉर्मेट में 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तभी हम इसको चेक करेंगे, नहीं तो नहीं चेक करेंगे। तो मेरे को उस तरह करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ा, 2 बार अकाउंट्स बनाना पड़ा। आरब को क्या करना पड़ा, 2 बार अकाउंट्स बनाना पड़ा। एक अपने लिए 1 जनवरी टू 31 दिसंबर किया, और गवर्नमेंट के लिए क्या किया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च किया। दिवांशु को क्या करना पड़ा, कि अपने लिए भी 1 अप्रैल टू 31 मार्च बनाया था, वही गवर्नमेंट को दे दिया, तो इसका मेहनत बच गया ना। तो बस ये 2 बार का मेहनत बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग 1 अप्रैल टू 31 मार्च 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो पीरियड होता है उसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, और 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है उसको क्या बोला जाता है, कैलेंडर ईयर बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या, अकाउंटिंग पीरियड इज नथिंग, इट इज अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स, रेगुलर इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स। हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ विच वी फाइंड प्रॉफिट और लॉस। हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं एट द एंड ऑफ विच, मतलब जो रेगुलर इंटरवल्स का एंड होगा, एट द एंड ऑफ विच वी शुड फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा, और यही काम रहता है जनरली। ये पीरियड जो रहता है ये हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च का फॉलो करते हैं, और 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो पीरियड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल। और अगर यही 1 जनवरी टू 31 दिसंबर हो जाए तो दैट इज नोन एज द कैलेंडर ईयर। बस यही डिफरेंस, क्योंकि कैलेंडर तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर देता है ना, इसीलिए उसको कैलेंडर ईयर। तो ये पार्ट था अकाउंटिंग पीरियड, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो एक बार थोड़ा बहुत ना जो तुम लोग को करवाया है वो हम पूछता है। तरुण तुम बता, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। branches of accounting, financial accounting, cost accounting, management accounting, human resource accounting, social responsibility accounting. गुड। अच्छा अब तुम बता मेरे को, अकाउंटिंग का डेफिनेशन थोड़ा सा ट्राई कर बोलने। मेरे को ये बताओ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ मनी मींस ट्रांजैक्शन। मतलब बेसिकली तुम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोले तो थोड़ा अलग तरीके से बोलना चाहिए, अदरवाइज एक्सचेंज ऑफ मनी इज राइट। वो बेसिकली क्या हो गया, अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब क्या हो गया, एनी एक्टिविटी विद मॉनेटरी मूवमेंट इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन। एंड वंशिका तुम मेरे को बता, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते, 50। और तुम बता रहे हो कंपनी में, नहीं तुम तो उस समय बताया, तुम बता कंपनी फॉर्म जो होता है उसमें जो ओनर होते हैं उनको क्या बोलते हैं। जब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओनर को क्या बोलते हैं, अर्थ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओनर को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स, है ना। और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दिवांशु क्या बोलते हैं, ओनर को। ओनर मतलब स्टेक होल्डर होता है, स्टेक होल्डर मतलब क्या होता है, जिसका उसमें इंटरेस्ट होता है। अब स्टेक होल्डर का नाम अलग अलग हो जाता है, जैसे तुम्हारा नाम ही देख अलग अलग हो जाता है। तुम मेरे पास बैठा है तो तुम स्टूडेंट है, तुम घर में बैठा है तो तुम पेरेंट्स के सामने क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, तो और तुम अपने दोस्तों के साथ बैठा है तो तुम क्या है, फ्रेंड है। तो अलग अलग जगह नाम चेंज हो जाता है। वैसे ही स्टेक होल्डर है, तुम अगर सोल प्रोप्राइटर हो तो भी तुम स्टेक होल्डर हो। ओनर मतलब स्टेक होल्डर, सोल प्रोप्राइटर से सिंगल ओनरशिप में जो ओनर होता है उसको प्रोप्राइटर बोला जाता है। अब पार्टनरशिप में जो ओनर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पार्टनर्स। कंपनी में जो ओनर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स। चलो अब नेक्स्ट एक पार्ट समझो, सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। अब अपने आ रहे हैं दूसरे पार्ट में। अभी तक हम लोग देखो हर चीज को भी एकदम बेसिक से समझाया कि क्या होता है। अब हम लोग आ गए सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग में, जो इंफॉर्मेशन लिखे हैं ना उसको लिखते कैसे हैं उसमें आ रहे हैं।
देख, देयर आर टू सिस्टम, वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम, वन सिस्टम इज सिंगल एंट्री सिस्टम, अनदर वन इज डबल एंट्री सिस्टम। ये दो सिस्टम्स होते हैं रिकॉर्ड। ओरिजिनेटर मैंने लिखा है, वो अपनी बताएंगे, पूछूंगा ओरिजिनेटर मतलब डबल एंट्री सिस्टम कौन बनाया। देखो, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग दो पार्ट में डिवाइड कर लो। अब अपने आओ, ये जो मैंने किया था ना, प्रॉफिट या लॉस निकाला था सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो अकाउंट्स का आइडिया भी नहीं है, फिर भी अपने प्रॉफिट या लॉस निकाल लिए। ये जो हम लोग किए ना, इसको क्या बोला जाता है? ये भी तो प्रॉफिट या लॉस ही निकाला है। आज भी इंडिया में इस तरीके से भी प्रॉफिट या लॉस। देखिए, ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, तुमको अभी फर्स्ट क्लास में सिखाया, सेकेंड क्लास में एक बार और करवा देगा, थर्ड क्लास में और करवा देगा, तुम ऐसा प्रॉफिट या लॉस आराम से निकाल लेगा, राइट। तो ये जो सिस्टम है ना, दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम, ये भी फॉलो होता है, बट ये कौन फॉलो करेगा? जिसके पास थोड़े से ट्रांजेक्शन। अगर तुम्हारे ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो तुम इसको नहीं फॉलो कर पाएगा, अगर फॉलो किया तो ये समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अरे पूरे 12 मंथ्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, अगर पूरे 12 मंथ में तुम्हारे पास 80-90 हज़ार ट्रांजेक्शन होंगे परचेज सेल के, तो इस तरह लिखने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो बेसिकली ये दिक्कत को फेस करते करते अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे इनिशियली टेलीफोन हुआ करता था, लोग तो शायद जब बर्थ लिया होगा तुम लोग तो मोबाइल ही देखा होगा, हम लोग देखा था टेलीफोन भी हुआ करता, तो वायर्ड फोन घर में लगा रहता था। पहले मोबाइल नहीं होता था कि फोन लेके रास्ते में बात चलते चलते बात कर लो, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रॉब्लम आने लगा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ मोबाइल फोन। तो बेसिकली क्या है ना, कि जब ये सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे ना, और ट्रांजैक्शन बहुत बल्कि हो जाते थे, तो प्रॉब्लम अराइज होना चालू हो जाता, कुछ चीज इग्नोर हो जाता था, ओमिट कर देते थे, ओमिशंस हो जाता था, डुप्लीकेशन हो जाता था, तो उसके चलते रिजल्ट सही नहीं निकलता। तो उस प्रॉब्लम को फेस करते करते एक बंदा जिसका नाम लूका पेसियोली था, वो डबल एंट्री सिस्टम बना। ऐसे फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी को हम लोग आज फॉलो करते। तो बेसिकली यहां पे जो मैंने बताया कि देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड अनदर वन इज डबल एंट्री सिस्टम। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, उसको अपने बेसिक, उसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तुम अपने हिसाब से प्लस माइनस करके प्रॉफिट लॉस निकाल लो, ठीक है। तो बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम इज व्हाट, नॉन रूल बेस्ड अकाउंटिंग, नॉन रूल बेस्ड अकाउंटिंग। मतलब इसको करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल तुमको नहीं चाहिए। जो अभी पहला क्लास में, पहला पेज में, सेकंड पेज में तुम लोग को प्रॉफिट लॉस निकाल दिया, तो रूल तो नहीं बताया ना, तो नॉन रूल बेस्ड अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, रूल बेस्ड अकाउंटिंग है, तुमको रूल पता होना चाहिए, रूल बेस्ड अकाउंटिंग। नॉन रूल बेस्ड है, इसका मतलब इसको हम लोग रफ वे ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हैं, रफ वे ऑफ अकाउंटिंग। तुम लोग देखो, अभी 10th पास हो किया है, तुम लोग 10th तक में क्या है ना, चलो मैथ्स जब करता था, तो मैथ्स करने का दो चीज है, तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देते समय, एग्जाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, एग्जाम के आने वाला उस दिन रात को बैठ के जब तुम लोग सम सॉल्व करता था, बहुत अच्छे से सॉल्व करता था, रफली सॉल्व कर लिया, बस समझ में आ गया, हो गया, ठीक है ना। तो वो जो सम तुम सॉल्व किया, वो किसी को भी दे देगा, उसको समझ में आएगा। और जब तुम क्लास में समझता था, सम सॉल्व करता था, तो एकदम अच्छे से लिखता था, नोट्स देके, अजम्पशन देके, उस कॉपी को किसी को भी दे दोगे तो समझ में आ जाएगा। ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो जो तुम एग्जाम के 1 दिन पहले सॉल्व करता था ना, दैट इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक से समझ में नहीं आएगा, ठीक है, रफ वे ऑफ अकाउंटिंग है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या हुआ, प्रॉपर सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ अकाउंटिंग है, प्रॉपर सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ अकाउंटिंग। तो ये दो चीज में डिफरेंस है, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक है डबल एंट्री सिस्टम। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, इससे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इससे रिलेटेड तुम लोग का एक चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम, बस उस चैप्टर में अपने इसको करेंगे। और पूरा अकाउंट्स जो तुम लोग करोगी ना होल लाइफ में, वो डबल एंट्री सिस्टम, पूरा अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम में करो। तो इस सिस्टम में हम लोगों को अकाउंट समझना होगा। और ये सिस्टम बनाने वाला कौन था,
ये सिस्टम बनाने वाला जो पर्सन था, दैट वन इज नोन एज द ओरिजिनेटर, और यू कैन से फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसका नाम क्या बोला अभी हम? लूका पेसियोली is the originator or father of double entry system. लूका पेसियोली, याद रखना ये नाम। ठीक है, हम लोग आज और कुछ नहीं समझते हैं, इतना ही रहने दे रहे हैं, बट इतना गो थ्रू करके रखना। नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा समझेंगे इसमें अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में मूव कर जाएंगे। हम लोग पार्ट बाय पार्ट मूव कर रहे हैं। नॉर्मल कंसेप्ट दे दिया तुम लोग को, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस किस तरीके के हो सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इसके साथ साथ सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग क्या है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास डबल एंट्री सिस्टम में मूव करते हुए जो जर्नल बोल के वर्ड बताया था ना, थोड़ा बहुत उसको भी समझे। आज और कुछ नहीं कर रहा, बस इतना गो थ्रू करके रखना और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। और तुम लोग को हम ना एक ऐप का लिंक भेजेगा, उसको डाउनलोड कर लेना, तो सारा वीडियोस तुम लोग को वहां पे मिले। और तुम लोग जो बच्चा लोग लेट से आया था, हम लोग ना क्लास टाइमिंग जो डिसाइड किए हैं, सैटरडे 3:30 है एंड ट्यूसडे को 4 बजे है। बट ना हम लोग का